तो दूसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन बंगाल चुनाव के लिए अब शुरू हो चुका है। एक तरफ चुनाव प्रचार थम गया है तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग से ठीक पहले कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें खास तौर से हुगली में हुई हिंसा आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही है। तो वहीं उत्तर 24 परगना में गोलीबारी और पथराव की घटना से तनाव बढ़ गया है। इधर तीसरी तस्वीर दक्षिण 24 परगना से आई है, जहां पर एक घर से देसी बमों का जखीरा मिला है। माना जा रहा है कि वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के मकसद से इन बमों को तैयार किया गया था, लेकिन वारदात से ठीक पहले इन्हें बरामद कर लिया गया है। जाहिर है पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा का रक्त चरित्र इस चुनाव में भले ही कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ये दौर खत्म नहीं हुआ है। तो जिस तरह से हिंसा की छिटपुट घटनाएं ये सामने आई है, पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा का जो ये रक्त चरित्र है इस चुनाव में भले ही कम नजर आया है, इस तरह की घटनाएं कम सामने आई है, लेकिन पूरी तरह से ये दौर खत्म नहीं हुआ है। विजय का जश्न होगा। लड़ाई खड़ी विजय बंगाल को जलाने आया है। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन चुनावी गर्मी चरम पर है। दूसरे चरण का मतदान 29 को है, लेकिन उससे पहले आखिरी दौर का चुनावी वार पूरी ताकत से हुआ। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को पूरी ताकत से प्रचार हुआ, लेकिन इससे पहले बंगाल से आई कुछ तस्वीरों ने परेशान किया। उत्तर 24 परगना में मंगलवार देर रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। तो वहीं भांगर में करीब 100 देसी बम बरामद किए गए। एनआईए को जांच सौंपनी पड़ी है। तो वहीं रविवार को हुगली में हिंसा की खबर आई। हुगली में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत दीगर की रैली के दौरान ये झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी तोड़ दी। कई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये घटना हुगली के बर्मा गांव की है। ये इलाका गोघाट असेंबली के अंदर आता है। यहाँ दीगर के समर्थन में इलेक्शन रैली थी, तभी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। करीब 10 बीजेपी और 4 टीएमसी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आरामबाग से टीएमसी सांसद की कार में भी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें रविवार रात की हैं। सड़क पर मारपीट हो रही है। एक दूसरे से कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। पत्थरबाजी हो रही है। जगत दल थाने के ठीक सामने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये झड़प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को होने वाली जनसभा से महज कुछ घंटे पहले हुई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडों को फाड़ने को लेकर हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनके प्रचार सामग्री का अपमान किया है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने के सामने जमा हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान देसी बम फेंके गए, गोली भी चली। ये झड़प पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी में हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दिया है, हमने पुलिस को एफआईआर किया है। कई नामजद अपराधी इसमें शामिल हैं और ये बहुत ही मैं दोनों आदमी के ऊपर एक वर्तमान में भी अभी भी एमएलए हैं और एक डॉक्टर राजेश कुमार जो रिटायर आईपीएस हैं, वो दोनों आदमी को कल मारने के प्लान। तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि पुलिस के सामने हमला किया गया। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह पर भी आरोप लगाए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए हैं, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। हम बैरकपुर के भाटपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, जो कि 24 नॉर्थ परगना
जिले का पार्ट है। और ये मेरे पीछे आप देखिए जगदल पुलिस स्टेशन है। यहीं पे कल जो है टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें कि अर्जुन सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं और अभी नवापाड़ा से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं, भाटपाड़ा से कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर हमला किया गया था टीएमसी वर्कर्स के द्वारा। यहाँ पे काफ़ी तेज झड़प हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पर कि वो पहली झड़प हुई थी। और उसके बाद ये झड़प जो है फिर आगे जाके उनके घर के ऊपर हमला किया गया, बम से हमला किया गया, गोली चली उनके घर के ऊपर में, जिसमें एक सीआईएसएफ जवान के पैर में भी गोली लगी। अर्जुन सिंह जो है उनके ऊपर पूर्व में भी हमला हुआ है। और ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव बना रहता है, खासकर जो टीएमसी और बीजेपी का यहाँ पर चुनावी जो इतिहास रहा है वो आपस में हिंसक झड़प का इतिहास रहा है और उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं पूर्व में। ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। दक्षिण 24 परगना के भांगर से 79 देसी बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने रविवार को ये बम एक शख्स रफीकुल इस्लाम के घर से बरामद किए। माना जा रहा है कि ये शख्स टीएमसी कार्यकर्ता है। दूसरे चरण के मतदान से पहले इस तरह की बरामदगी चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली थी। जब तलाशी अभियान चला तो इन बमों की बरामदगी हुई। पुलिस ने आरोपी रफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन बम बनाने वाले लोगों की धरपकड़ कर रही है। भांगर में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। बम मिलने की घटना की जांच अब एनआईए कर रही है। ये घटनाएं रविवार की हैं, जबकि चंद घंटे बाद ही सोमवार को उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में पीएम की रैली थी। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। बंगाल चुनाव में एक बार फिर हिंसा और बम का साया दिखा है। आपको कुछ बड़ी घटनाएं बताती हैं। 26 अप्रैल 2026 भांगर में 79 देसी बम बरामद। 26 अप्रैल 2026 उत्तर 24 परगना में हिंसा, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। 23 अप्रैल 2026 आसनसोल में पथराव, हिंसा। 23 अप्रैल 2026 मुर्शिदाबाद में झड़प, हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थकों में झड़प। 18 अप्रैल 2026 कोलकाता में देसी हथियार बरामद। 25 मार्च 2026 दक्षिण 24 परगना में 84 देसी बम मिले थे। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर जब चुनाव हुआ था तो हिंसा की जितनी संख्या रही थी और अब दक्षिण बंगाल में जिस तरह से हिंसा की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत ही संवेदनशील इलाकों में इस बार वोटिंग होगी। आरामबाग में हर बार हिंसा होती है। 2019 के चुनाव के 2011 के चुनाव में भी इससे ज्यादा हिंसा हुई थी। पर जब बात उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता और आसपास के इन सारे जिलों की है तो ये वो जिले हैं जो 152 सीटों पर इस बार मतदान देखेंगे और इन्हीं इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। ऐसे में हिंसा की तस्वीर, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर ही अगर अटैक हो रहा है तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये भी कहती है कि क्या दोनों तरफ से लड़ाई इतनी तगड़ी हो गई है कि अब सांसद पर भी हमला हो रहा है, सांसद की गाड़ी पर हमला हो रहा है तृणमूल कांग्रेस की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कल रात भर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर्स हटाए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के पहले बैरकपुर और आसपास के इलाके में लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ। 92% से ज्यादा मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटें हैं। 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में ही भवानीपुर में भी वोटिंग होनी है। यहाँ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। दूसरे चरण की इन सीटों की बात करें तो 2021 के चुनाव में यहाँ 142 में से 123 सीटें टीएमसी को मिली थीं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18। देखना ये है कि इस बार यहाँ किसको कितनी बढ़त मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरी खबर पर एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और हमारे 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल और मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है। इस तरह की जो हिंसक घटनाएं आज सामने आई हैं, क्या वो उस नैरेटिव को और मजबूती दे रही हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है उसके मुकाबले कहें तो ये मैं इसको नगण्य मानता हूँ। अभी एक समय ऐसा होता था कि हजारों बम जो है, सैकड़ों बम फूटते थे। यहाँ तो बरामद किए गए हैं 79, और पिछले दौर में भी के मुकाबले में बहुत ही कंट्रोल्ड है यहाँ पर। पहले चरण के चुनाव के बाद भी देखिए कहीं पे रिपोलिंग नहीं हुई, कोई मुर्शिदाबाद को छोड़ के और कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का यहाँ पर ज़मीन पे उतरना इतनी बड़ी संख्या में एक राहत की बात है आम जनता के लिए। उनको भी लगता है कि शायद जो है वो अच्छे से वोट दे पाएंगे। चूँकि ये जो फेज है वही डिसाइडिंग फेज जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि बीजेपी को अच्छा करना ही पड़ेगा यदि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहती है। करीब यहाँ पे जो 123 सीटों पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस जीती थी, तो वो जो फाइट है ना वो आपको ज़मीन पे भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी आज रैली की, केंद्रीय गृह मंत्री पिछले कई दिनों से यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये मुकाबला बताता है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और टफ है। देखते हैं क्या होता है इस बार, लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर है यहाँ पे। बिल्कुल, और मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि बीते कई हफ्तों से मनोज्ञा आप बंगाल की धरती पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों के साथ संवाद कर पा रही हैं। बंग की जंग में फिलहाल चुनावी समीकरण आप किस तरह के देख पा रही हैं? संवेदनशील बूथों पर सेकेंड फेज में चुनाव होना है, उसे लेकर बूथ लेवल पर क्या तैयारी ग्राउंड पे? अभूतपूर्व तैयारियां हैं। वेबकास्टिंग होगी, 8000 से ज्यादा सेंसिटिव बूथ हैं और इन सब बूथ पर अगर वेबकास्टिंग 1 सेकंड के लिए भी रुकी, पूरे प्रदेश में जितने भी बूथ हैं सब पर अगर 1 मिनट के लिए भी, करीब 44,000 से ज्यादा बूथ होंगे सेकंड फेज में 142 विधानसभा सीटों पर अगर वेबकास्टिंग की लाइव में जो चुनाव आयोग के अधिकारी देख रहे होंगे, अगर वो रुका तो वहां पर बूथ पर चुनाव को यानी मतदान को निरस्त कर दिया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है बंगाल के इतिहास में। कैमरेज अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लगाए जा रहे हैं। करीब 2400 कंपनियां लगाई गई हैं जमीन पर। अभूतपूर्व है। पिछले 2 दशक में मैंने बंगाल में जितने भी चुनाव कवर किए हैं, 7 फेज, 8 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 5 फेज, किसी भी फेज में हो, इतनी पुलिस की तैनाती, इतनी फोर्सेस की तैनाती कभी नहीं होती है जिसमें लगातार बैठकें हो रही हों और ये ध्यान रखा जा रहा हो कि कम से कम मतदाता को ये कॉन्फिडेंस रहे, ये भरोसा रहे कि वो अपने घर से बूथ पर जाकर वोट करके वापस भी आ सकता है। SIR ने कम से कम ये तो निर्भर कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया है कि अब आपका वोट कोई और डालकर नहीं जाएगा, या जो छप्पा वोटिंग, रिगिंग की आदत या फिर जो एक आरोप लगते थे इस बार कम से कम वो अभी तक नहीं लगे हैं। चुनाव आयोग के पक्ष में सबसे बड़ी और सबसे राहत की बात यह है कि हिंसा जो पहले होती थी उसे नगण्य माना जा सकता है। मैंने खुद हजारों बम अपने सामने बनते या फिर फटते या फूटते देखे हैं और इस बार अगर हम कहें कि चुनाव में सिर्फ 100 से कम बम बरामद हुए हैं, पूरे बंगाल में भी अगर 1000 बम बरामद हुए हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर माना जाएगा। जिस राज्य में रक्त रंजित राजनीति को सामान्य और एक आम जनता की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया हो, वहां पर अगर इस तरह की बात हो तो ये बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पे देखा जाएगा। वोटर को कितना कॉन्फिडेंस है बूथ पर जाने का? 90% से ज्यादा अगर वोटिंग हो रही है तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि जनता कितनी इस बार कॉन्फिडेंट है और उसे पता है वो किसे मैंडेट दे रही है। जीत जिसकी भी हो, आपको अभी जितने भी कांटे की टक्कर दिख रही है, रिजल्ट उतना ही आसान दिखेगा क्योंकि उसमें पब्लिक मैंडेट होगा, उसमें पब्लिक की लड़ाई की एक तस्वीर होगी कि उसने किसका समर्थन किया और किसके विरुद्ध वोट किया। लेकिन आज की तारीख में जब अब पूरा थम गया है ये चुनाव प्रचार, तो ये कहना जरूरी होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई भवानीपुर में सबसे ज्यादा दिलचस्प होगी। बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी, आपका मनोज्ञा, आपका नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स के लिए भी हम आपका आगे रुख करेंगे। तो हिंसा होना, बम मिलना, ये बेहद चिंताजनक बातें हैं। भांगड़ के जिस घर में 79 देसी बम मिले थे, हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार वहां पहुंचे। हम बैरकपुर के भाटपाड़ा में उस घर के बाहर मौजूद हैं जो कि पवन सिंह जो यहाँ विधायक है उनका घर है, अर्जुन सिंह के ये बेटे हैं। पहले मैं आपको ये घर दिखा दूं। कल इसी घर पे टीएमसी के समर्थकों द्वारा बम और गोली चलाई गई थी जिसमें कि जो CISF के एक जवान को गोली लगी थी। ये वो घर है उनका, ऊपर पवन सिंह रहते हैं और नीचे उनके सुरक्षाकर्मी रहते हैं। ये सुरक्षाकर्मी जो है उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। और पहले मैं आपको दिखाऊं, यही वो घर है और लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ बहुत कड़ी कर दी गई है। उसके बाद से आप देखेंगे कि पुलिस की गाड़ियाँ लगातार सड़कों पे दौड़ रही है और ये देखिए ये सुरक्षाकर्मी अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यही वो जगह है जहाँ पर कि कल रात को आके और
गोलीबारी की गई थी, जिसमें कि सीआईएसएफ के एक जवान जो है उनको पैर में गोली लगी है। और आपको अभी भी देखिए जो ब्लड के खून का जो निशान है वो आपको यहाँ पे मौजूद है, ये दिख रहा है खून का निशान। कल जब ये घटना हुई तो आप मौजूद थे क्या यहाँ पे? यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग के पवन बाबू के सिक्योरिटी बैठी हुई थी, वैगन आर से कुछ गुंडे आए और बम चलाए। और बम चलाने के बाद सीआईएसएफ पर गोली फायरिंग की, जिसमें सीआईएसएफ साहब का पैर में ये जो है ये खून के जो देख रहे हैं उनको गोली लगी है, उसके बाद से ये जो है ये खून का जो दाग है अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। और जो सीआईएसएफ के घायल जवान हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया कल रात को, और अभी उन्हें कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ का जो इतिहास है, चुनावी इतिहास जो है वो रक्त रंजित पहले भी रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहे हैं, आपस में झड़प होती रही है, खासकर भाजपा और टीएमसी में। और इस बार जो है चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जो ये घटना हुई है, जिसमें कि सीआईएसएफ के जवान को गोली लगती है और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो उसके बाद से ये सबके लिए चिंता का विषय है। चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। भाटपाड़ा से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में जिंदा बम मिलने के दावे के बाद चुनाव आयोग एक्शन में है। बंगाल पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर सभी बम और विस्फोटक सामग्री जब्त की जाए, वरना संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटना से चुनावी माहौल और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए। भांगड़ में मिले बम, ईसी का पुलिस को अल्टीमेटम। चौबीस घंटे में खत्म करें बम बारूद। वरना होगा कड़ा एक्शन। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये बम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बंगाल पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर सभी जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों तक को चेतावनी दी गई है कि अगर उनके इलाके में कोई भी विस्फोटक सामग्री पाई जाती है या धमकी भरे तरीके अपनाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने 24 घंटे के भीतर सभी ऐसे खतरनाक सामान जब्त करने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे चुनावी माहौल सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे। अब इस मामले के साथ साथ बाकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों की पहचान, सिविल प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल और मतदान कर्मियों की अंतिम तैयारियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और हालात बिगड़ने से पहले ही उस पर काबू किया जा सके। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर 93% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान था, जिसके बाद चुनाव आयोग पर दूसरे चरण को भी उतना ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ज्यादा मतदान लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन सब के बीच भांगड़ में जिंदा बम मिलने के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि अगर 24 घंटे में बम बारूद खत्म नहीं किए तो उस इलाके के पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार में पीएम मोदी ने मंदिरों के दर्शन किए।
जहां एक तरफ मतुआ समाज को साधने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन कर एक खास संदेश देने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने और तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। भाई हमें अपना जाल को नहीं खिलाओ। पीएम के मंदिर दौरे, ममता बनर्जी का तंज, दिल्ली जमुना कैसा है, बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने मंदिरों में दर्शन किए। ठाकुर नगर में मथुआ ठाकुरबाड़ी मंदिर और कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर। पहले पीएम पहुंचे मथुआ ठाकुर मंदिर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। संदेश मथुआ समाज के लिए था। जाहिर है बीजेपी मथुआ समाज को साधने की कोशिश में जुटी है। पीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मथुआ समाज के बारे में बोला। सीएम के जरिए भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के संकल्प की बात की। मैं मथुआ, नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी मथुआ समाज को साधने की कोशिश क्यों कर रही है, ये समझिए। बंगाल की 32 सीटों पर मथुआ समाज का प्रभाव है। ज्यादातर सीटें दूसरे चरण के चुनाव में आने वाली हैं। ऐसे में बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि चुनाव में मथुआ समाज को सकारात्मक संदेश दें। इसीलिए पीएम मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर को भी याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मथुआ मंदिर में दर्शन की तस्वीरें शेयर की। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता के मशहूर ठनठनिया काली मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां सिद्धेश्वरी और शिवजी के दर्शन किए, आरती की और पूजा के बाद रोड शो में शामिल हुए। ये काली मंदिर 1703 में बना था। ये मंदिर 300 साल से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी के मंदिर पॉलिटिक्स पर और पीएम के प्रचार पर ममता बनर्जी लगातार निशाना साध रही हैं। जब पीएम मोदी ने गंगा में नौका विहार किया तो ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि वो चुनौती देती हैं कि क्या पीएम दिल्ली की प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगा सकते हैं। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি। দিল্লির যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके बाद नतीजों का इंतजार। अब देखना होगा कि बंगाल में बीजेपी का दांव चल पाता है या नहीं और ममता बनर्जी अपनी जगह बचा पाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर अदालती कार्रवाई के बहिष्कार का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि वे गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे और वकील के जरिए भी पेश नहीं होंगे। अदालत के गलियारों से लेकर सियासी गलियारों तक अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है। केजरीवाल जो खुद कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक नया रास्ता चुनकर सबको हैरान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो जारी किया। इसमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला मामले में मैं हाईकोर्ट में न खुद पेश होऊंगा और न ही कोई मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा।
केजरीवाल ने सीधे सीधे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल भेजा और जज साहिबा ने खुद माना कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन एबीवीपी के मंचों पर वो कई बार जाती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। केजरीवाल ने सत्याग्रह की बात की तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। गांधी जी का नाम लेने पर केजरीवाल पर निशाना साधा। आपने शराब घोटाले में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया, लूट किया है और अब गांधी के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। केजरीवाल का कहना है कि अदालत की कार्यवाही से दूरी बनाने का उनका उद्देश्य महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलना है। उन्होंने साफ किया कि वो इस अदालती प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पैरवी नहीं करवाएंगे, बल्कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी गुट के विलय को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह बीजेपी की राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़कर 113 हो गई। केजरीवाल ने बागी सांसदों को शुभकामनाएं दी तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बागी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने इस पार्टी को 15 साल दिए, मेहनत से इसे सींचा, लेकिन अब ये वो पार्टी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इस पार्टी में अब एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट आ गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने बागी सांसदों को शुभकामनाएं दी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजनीति के बाद आइए बात करते हैं महायुद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फिर फंस गई है। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि इस्लामाबाद नहीं भेज रहे। अब जो बात करनी है फोन पर होगी। ट्रंप कह रहे हैं कि 3 दिन में ईरान का तेल कारोबार खुद ही खत्म हो जाएगा। इस बीच ईरान की कोशिशें बताती हैं कि वो संजीदगी से युद्ध विराम के किसी फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक के बाद एक 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर सुकून है, न बम गिर रहे हैं, न मिसाइलें बरस रही हैं। IRGC ने भी अपने हमले रोके हुए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में ये शांति कब तक बनी रहेगी? दरअसल हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी और समंदर में बिछी ईरानी सुरंगें बातचीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि 3 दिन के भीतर ईरान का तेल कारोबार का आधारभूत ढांचा तबाह हो जाएगा। इस बीच ट्रंप ने अपने प्रमुख वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भी रविवार की शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो बातचीत होगी वो फोन पर होगी। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मैं उन्हें 18 घंटे की उड़ान भेजने का कोई मतलब नहीं समझता। ये बहुत लंबी उड़ान है। हम ये बातचीत तो फोन पर भी कर सकते हैं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। हम वहाँ बस बैठने के लिए सफर करने नहीं जा रहे हैं। इसके पहले शनिवार रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन पर कहा कि नए दौर की बातचीत से पहले अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाए। इन सब के बीच कुछ भद्द पाकिस्तान की भी पिटी है, जो अब भी मध्यस्थता की बात कर रहा है।
हालांकि ईरान अब गंभीरता से और पूरी तेजी से समझौते का कोई फॉर्मूला भी बनाने में लगा हुआ है और इसके लिए कूटनीतिक समर्थन भी जुटा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची सोमवार को मॉस्को पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पुतिन से होनी है। इसके पहले वो इस्लामाबाद में थे और वहीं से ओमान पहुंचे। वहां भी उन्होंने अमेरिकी इजरायल युद्ध को लेकर चर्चा की। उन्होंने कतर, सऊदी अरब और तुर्की के नेताओं और अधिकारियों से भी बात की। खबर ये भी है कि अराघची के निकलने के फौरन बाद तुर्की ने अमेरिका के अधिकारियों से भी बात की। उधर ईरान का एक शांति प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने एक और शांति प्रस्ताव भेजा है जो पहले से बेहतर है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के इस नए प्रस्ताव में 3 चरण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले युद्ध पूरी तरह खत्म हो, दूसरे दौर में हॉर्मुज की नाकेबंदी पूरी तरह हटे, फिर तीसरे दौर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात हो। कहना मुश्किल है ट्रंप इन प्रस्तावों पर अब क्या राय देंगे, लेकिन ये साफ है कि ट्रंप जहां धमकी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं ईरान कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। पश्चिम एशिया के जिन देशों पर वो मिसाइल मार रहा है, वहां उसके विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ईरान का स्वाभाविक सहयोगी रूस भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, यानी अमेरिका की एक कूटनीतिक घेराबंदी की तैयारी है। सवाल है ट्रंप अब ईरान के नए प्रस्ताव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हर जगह मुनाफे और सौदे की बात करने वाले ट्रंप क्या यहाँ भी मुनाफे का कोई सौदा करने की कोशिश में होंगे? फिलहाल सबकी नज़र अब पश्चिम एशिया के साथ साथ मॉस्को और वॉशिंगटन पर भी है। एक्सियोस के मुताबिक सोमवार को ट्रंप अपने आला सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में बैठक करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि जो भी डील होगी अमेरिकी हितों को प्राथमिकता में रखते हुए होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म होने वाला है, लेकिन प्रचार खत्म होने के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से कई नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। बीजेपी सांसद रवि किशन भी उनमें से एक हैं। कोलकाता में जब वो बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो जबरदस्त भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रवि किशन की ये तस्वीरें, लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का प्रयास यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रवि किशन वहां पर वोट मांगने के लिए पहुंचे और रवि किशन से खास बातचीत की मेरी सहयोगी मनोज ज्ञान। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोरखपुर से और बड़े कलाकार इस समय यहाँ पर काली घाट मंदिर में है दर्शन करने के लिए। रवि किशन जी, कैसा लगा, आप ही बता दीजिए आज दर्शन करके माई के? बड़ी आशीर्वाद मिला माँ की शक्ति, क्योंकि मैं हर नारी को, हर बेटी को यहाँ दुर्गा और माँ काली के रूप में देख रहा हूँ। वोट देने का जो एक आक्रोश है, उत्साह है, एक उत्सव के रूप में माँ के चरणों में अपनी पार्टी के लिए 200 सीट से पार होने के लिए कामना करने आया, मांगने आया कि माँ 200 सीट पार करवा देना। इतने बड़े स्टार हैं, 2 लाइन बांग्ला, 2 लाइन भोजपुरी और 2 लाइन ही एक साथ मिलाकर मुझे कुछ सुना ही दीजिए अब आप। आमी बांग्ला बुझते पारी, बोलते ना पारी, बट आई ट्राई। एक पिक्चर हम किए थे, उसी का गाना है, घर तुम्हार पहाड़े नाम तुम्हार मोयना हो। तब अगर तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ये वोटवा का मजा अभी बंगाल ले दीदी, काहे कि 4 मई के बाद दीदी आराम करे चली। हरा हरा शक्तिपीठ की बात होती है तो बंगाल में बंग देशेतु सुंदरी कहते हैं। आपके लिए बंगाल का जो महत्व आपने बताया, मुझे और 2 लाइन में इसी तरह से कुछ सुना दीजिए आप। मैं ये कहब कि हो जैसन सोचले रहनी वैसन बंगाल मोर बाड़े। 4 मई के बाद लेकिन सावन और माई काली का नजर ना लगे, अब बंगाल को नजर नहीं लगेगी। अब बंगाल अपने अस्तित्व, अपने संस्कारों को बचा के, अपनी पहचान को बचा के मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। केंद्र के लाखों करोड़ों की योजनाएं जो वंचित है बंगाल, उससे बचा हुआ है। अब वो बंगाल की धरती, हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चों को रोजगार, और बंगाल रफ्तार से फिर वही इकोनॉमी बनेगा जब वो किसी जमाने में हुआ करता था।
बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के प्यार से शक्ति मिली, विकसित बंगाल का संकल्प लिया गया है, नारी शक्ति का आशीर्वाद मिला है, युवाओं के जोश से नई उम्मीद जगी है, भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा मनोरंजन जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोरंजन जी, हमने देखा कि पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई और अब एक दिन बाद दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। क्या आप लोगों के बीच उत्साह देख रहे हैं और उस बीच पीएम मोदी का बंगाल की जनता को ये बड़ा संदेश? देखिए, इस बार बैटल ग्राउंड बंगाल आप कह सकते हैं बहुत ही अब जो है कांटे की टक्कर की बात हो रही है। मैं अभी आपको बता दूं, ममता बनर्जी का यहाँ पे जो पदयात्रा है वो वहाँ पे उन्होंने खत्म किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है गाने बज रहे हैं। बहुत देर से डांस कर रही है। ভালো লাগে, একটা আবেগ। দিদি জিতবে এই জন্য, দিদি के लिए दीदी जीतবে, 250 सीट पाবে। एक गुटखा खोर का कोई राज्य नहीं है, ममता बनर्जी का राज्य है। बाहर से आया हूँ, हिंदी में बोलिए। এটা দিদি জিতবে তাই। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे डांस कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भी इसी ढंग से डांस कर रही थी। और ये जो है निश्चित रूप से इस बार का चुनाव तय करने वाला है। जिस ढंग से ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है, यदि महिलाओं का उसमें काफ़ी योगदान रहता है, यदि महिलाएं ने ममता बनर्जी के साथ स्टिक करती है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार और बाकी योजनाओं का जो फायदा पहुंचा है वो करीब 2.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा है। इसलिए ये वोट बैंक जो है काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण रखता है। ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में आना है तो इन महिलाओं का वोट उनको चाहिए ही चाहिए। यदि बाकी दलों को आना है तो उनको इस वोट बैंक में सेंध लगानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो है उनके समर्थक अभी यहाँ से निकली है ममता बनर्जी, और उसके बाद यहाँ पर ये माहौल है। बिल्कुल मनोरंजन जी, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इस बार के चुनाव में बड़े चुनावी मुद्दे आपको क्या वहां पर नजर आए? लोगों के साथ लगातार आप संवाद कर रहे हैं, तो क्या वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बंगाल की जनता वोट करने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे SIR बना, और ऐसे SIR ने के मुद्दे बनने से ढेर सारे मुद्दे दब गए। जिसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। SIR और जो 90 लाख नाम काटे गए उसकी ज़्यादा चर्चा रही है। अब देखना है कि जो लोगों को कागज पत्र में इतनी दिक्कत हुई है वो कैसे वोट करते हैं। दूसरा ये भी देखना होगा कि एक परिवार में मान लिया जाए 10 वोट है, उसमें से 5 के नाम कट गए तो बाकी 5 लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो SIR एक बड़ा मुद्दा है। उसने पूरे इस चुनाव का डायनेमिक्स जो है वो चेंज कर दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि जितने वोटों का अंतर होता था उतना ही जो है SIR में नाम कटे। तो ये डायनेमिक्स पूरा बदल दिया है। पूरा अर्थमेटिक जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज की थी वो बदल चुकी है। तो इसमें ये देखना होगा कि कैसे लोग यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, और वो उनके रिएक्शन पे सब कुछ निर्भर करेगा कि ये चुनाव किस तरफ जो है घूमता है। बिल्कुल मनोरंजन जी, और दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी ने एक भावनात्मक चिट्ठी बंगाल की जनता के लिए लिखी है जिसमें उन्होंने नारी शक्ति का भी जिक्र किया है, साथ ही युवाओं के बारे में भी बात की है, विकसित बंगाल के बारे में भी बात की है। अब यानी कि हर तरह के वोटर को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। और अब भय नहीं, भरोसा चाहिए। लगातार बीजेपी इस लाइन पर प्रचार करती नजर आ रही है। इस लाइन का, इस नैरेटिव का बंगाल की जनता के बीच क्या इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, की फैक्टर है बंगाल के चुनाव में 2 M की बात होती है ममता बनर्जी के लिए, माइनॉरिटीज और महिला = M, जिसको कि ममता बनर्जी कहते हैं। इसलिए अच्छा, जो लकी भंडार है उसका कितना बेनिफिट मिलता है और उसी वोट बैंक के लिए लड़ाई है। उसके लिए ही जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा है वो उन्होंने उस वोट बैंक को टारगेट किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने आके कई जो है वादे भी किए हैं। 10 पॉइंट उन्होंने पहले रखे, 4-5 पॉइंट उन्होंने आज फिर रखे। उनको मालूम है कि ये वोट बैंक उनको चाहिए ही चाहिए, तभी वो सत्ता में आ सकते हैं। और अभी तक ये वोट बैंक जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। और 5 साल पहले से लकी भंडार
योजना शुरू हुई थी जिसमें पैसे दिए गए, पहले 500 फिर बढ़ा करके अभी 1700 और 1500 है SC/ST के लिए, 1700 है और 1500 है सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए। तो एक डिलीवरी को देखते हुए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो गया था कि बीजेपी की तरफ से भी ऐसा प्रॉमिस किया गया है। तो ये कांटे की लड़ाई जो है बन गई है और इसीलिए ये और पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण की वोटिंग पर है। बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।